आज का ये वीडियो कुछ खास है आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे यूनिक अप्रोचेस बताने वाला हूं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, जिसमें आपको मल्टीपल इक्वेशंस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ट्रेडिशनल लेंथी मेथड्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा क्या है इस वीडियो में, जरा ध्यान से देखिएगा इस स्क्रीन पर। क्या आपको यहां पर कुछ डायग्राम्स दिखाई दे रहे हैं? अगर आप न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं तो आई एम 100% श्योर कि आपने इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस को अप्रोच किया होगा, और अगर आपने रिजिड बॉडी डायनामिक्स पढ़ा है तो आपने इस प्रोफाइल का क्वेश्चन भी देखा होगा। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में चैलेंज क्या आता था? चैलेंज था कि मेथड्स हमारे क्वाइट लेंथी होते थे, हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस कई ज्यादा होती थी, अप्रोचेस हमें पता होते थे, लेकिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट कम होने लग जाता था। क्यों कम होता था? क्योंकि फिजिक्स कम होती थी, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ज्यादा होती थी। तो कई बार ऐसा भी होता था कि हमें अप्रोच पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट पता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, फिर भी जस्ट बिकॉज ऑफ द कैलकुलेशन एरर हमसे ऐसे क्वेश्चंस गलत हो सकते थे। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने वाला हूं जिसमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस को विद द हेल्प ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम आप एक सिंगल इक्वेशन लिख करके भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, मैंने सही बोला, सिंगल इक्वेशन लिख करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आज के इस वीडियो को आपने एंड तक देखा तो इसके बाद ऐसे कई सारे क्वेश्चंस जिसमें आपको मल्टीपल इक्वेशंस लिखने की जरूरत पड़ती थी, आपको वो जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये मेथड है वर्चुअल वर्क मेथड, और यहां पे मैं वर्क एनर्जी थ्योरम को पूरे सिस्टम पे लगा करके न्यूमेरिकल्स को कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सकता है वो आपको सिखाने वाला हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने आपसे पूछा जा रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ गिवन ब्लॉक्स। यहां पे गिवन ब्लॉक को रिलीज किया गया और आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन। आपको ट्रेडिशनल मेथड आई होप सभी को पता होगा। क्या करते हैं आप? इन गिवन ब्लॉक्स के फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाते हैं और इक्वेशंस लिखते हैं। अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस कम होती हैं तो अगली इक्वेशन कंस्ट्रेंट से आती है। मैं वो ट्रेडिशनल मेथड यहां डिस्कस नहीं कर रहा। आप जाइए, आप अपने क्लास नोट्स को देखिए। डेफिनेटली अगर आपने एनएलएम पढ़ा है तो आपके क्लास नोट्स में इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस पक्का होंगे। मैं बताऊंगा आपको वर्क एनर्जी थ्योरम से कैसे डील कर सकते। जैसा कि आप यहां ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि अगर मैं यहां कहूं कि टेंशन टी है, तो सेम स्ट्रिंग तो यहां टेंशन टी, सेम स्ट्रिंग तो यहां भी टेंशन टी, टेंशन टी और टी, तो यहां पे डेफिनेटली टेंशन क्या होगी? 2t। बोथ ऑफ द ब्लॉक्स के मासेस सेम है, यहां पे टेंशन 2t ऊपर है, यहां पे टेंशन t ऊपर है। तो ये तो आपको लॉजिकली समझ में आ रहा होगा कि ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा क्योंकि ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है। तो मान लीजिए कि ये ब्लॉक h हाइट ऊपर गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ब्लॉक h हाइट ऊपर गया तो ये ब्लॉक कितना नीचे जाएगा? आप स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की अगर नॉलेज रखते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ टेंशन हाफ हो गई है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2h होगा। जिन स्टूडेंट्स को ये बात समझ में नहीं आई है, मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट समेशन ऑफ टी वेक्टर डॉट एस वेक्टर क्या होता है? 0। तो यहाँ टेंशन 2t, डिस्प्लेसमेंट h, सेम डायरेक्शन पॉजिटिव। यहाँ टेंशन ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो माइनस टी इंटू वाई इज इक्वल टू 0। मैंने y डिस्प्लेसमेंट माना है, तो आपको देख करके समझ में आ गया होगा कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2h। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वर्चुअल वर्क मेथड क्या है? अगर ये h हाइट ऊपर पहुंचा, उस मोमेंट पर मान लेते हैं कि इसकी स्पीड v है। अगर आप समझ पा रहे हैं कि अगर इसकी स्पीड v होगी तो डेफिनेटली इस गिवन ब्लॉक की जो स्पीड है वो 2v होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 2 टाइम्स ज्यादा है। अच्छा, एक बात बताइएगा, अगर आपको काइनेमेटिक्स याद है, dh/dt को मैं क्या बोल सकता हूं? वेलोसिटी ऑफ अ ब्लॉक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यस और नो। और अगर मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज आपको क्या देगा, तो मैं कह सकता हूं ये मुझे एक्सेलरेशन देगा। ये मैं आपको काइनेमेटिक्स की जो नॉलेज है उसको रिकॉल करा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, बहुत आराम से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैंने आपको बेसिक फंडा सिखा दिया तो उसके बाद आप किसी भी प्रोफाइल का क्वेश्चन जो कि इससे मिलता जुलता होगा आप बहुत जल्दी अप्रोच कर पाएंगे। देखें, पूरे सिस्टम पर, कंबाइंड सिस्टम पे आप अप्लाई करिए द वर्क एनर्जी थ्योरम। पूरे सिस्टम पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने का बेनिफिट ये है कि द टोटल वर्क डन बाय टेंशन फोर्स क्या होगा? 0 होगा। और अगर ये बात नहीं पता है आप लोगों को तो मैं इस टॉपिक पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस।
तो पूरे सिस्टम पे टोटल वर्क डन बाय टेंशन फोर्स 0 होगा। सिर्फ और सिर्फ पूरे सिस्टम पे किसका वर्क होगा? ग्रेविटी का वर्क होगा। ऑब्जर्व करिए, ये ब्लॉक नीचे आया, इस पे ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव होगा, तो मैं अगर पूरे सिस्टम पे ग्रेविटी का वर्क लिखूं तो लिखूंगा mg इंटू 2h। ब्लॉक ए ऊपर गया, उस पर ग्रेविटी का वर्क होगा mgh। टेंशन का वर्क हुआ नहीं, एंड दैट शुड बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम क्या लिखेंगे? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम, बी ब्लॉक के लिए स्पीड है 2v का होल स्क्वायर, इनिशियल 0। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? इस इक्वेशन को जल्दी से फटाफट से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां पर ये आपके सामने बन जाएगा क्या? mgh। यहां पर अगर मैं एम वी स्क्वायर को कॉमन लेता हूं, ये हो जाएगा 1/2 एंड 2, तो ये इक्वेशन आपके सामने हो जाएगी एम वी स्क्वायर 5/2। क्लियर है यहां तक? एम से एम कैंसिल आउट हो गया। अब आपको लग रहा होगा यार यहां इक्वेशन में एक्सेलरेशन पूछा गया है, यहां तो वेलोसिटी आ रहा है। रुकिए, थोड़ा सा सब्र रखिए भाई। वर्क एनर्जी थ्योरम पूरे सिस्टम पे लगाना है, दिस इज द स्टेप नंबर 1, और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट मार दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। यस, देखिएगा, g इंटू डी एच बाई डी टी 5/2 इंटू वी स्क्वायर। अगर मैं वी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या लिखूंगा? 2v इंटू डी वी बाई डी टी। यहां तक किसी को कोई डाउट? ये मैंने चेन रूल की हेल्प से लिख दिया, ठीक। ऑब्जर्व करिएगा, ये डी एच बाई डी टी क्या है? v। आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ये v यहां पर भी है, तो मैं इस v को और इसको कैंसिल आउट कर दूंगा, 2 से 2 हो जाएगा आपका कैंसिल आउट। और ऑब्जर्व करिए ये dv बाई dt क्या है? दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक ए। खत्म हो चुका है आपका। यस, एक्सेलरेशन आ चुका है आपके सामने g/5। क्या हुआ? सदमे में चले गए क्या? नहीं भाई, एक ही इक्वेशन लगाई है। पहली बार लिख रहा हूं तो ये सब करने में थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं। 2-3 बार एस प्रोफाइल के क्वेश्चंस कर लोगे, यहां से सटाक से यहां तक पहुंचने में आपको 1 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन g/5 आ चुका है, ब्लॉक बी का आपको समझ में आ रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट 2 टाइम्स है, तो ब्लॉक बी का जो एक्सेलरेशन है ये क्या हो जाएगा? 2g/5। दिस इज द अप्रोच। यही अप्रोच अब मैं आगे के हर न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करूंगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। क्या करना है? वर्चुअल वर्क मेथड। पूरे सिस्टम पर वर्चुअली आप ये मानिए कि कोई एक ब्लॉक डिस्प्लेस हुआ, कंस्ट्रेन लगा करके दूसरे ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करिए, उसके बाद लगाइए पूरे सिस्टम पर वर्क एनर्जी थ्योरम। क्लियर है? और उसे कर दीजिए डिफरेंशिएट, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ता हूं। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को वर्क एनर्जी थ्योरम से कैसे सॉल्व करें। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी भी है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि इस ब्लॉक के पास x डायरेक्शन में भी वेलोसिटी होगी जो कि v ही होगी वेज कंस्ट्रेंट से, और ये y डायरेक्शन में भी मूव करेगा और ये वेलोसिटी होगी v। इस स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से मैं बोल सकता हूं। अगर ये बात आपको नहीं पता है तो एक बार स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट आप रिवाइज करिए। मतलब हम ये कह सकते हैं ये जो ब्लॉक है इसके पास x कंपोनेंट भी v होगा और y कंपोनेंट भी v होगा। ठीक है भाई, अब देखिएगा इसके आगे मैं आपको बताता हूं। पूरे सिस्टम पर क्या लगाएंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम। मान लीजिए ये वाला ब्लॉक जो है वो h नीचे आया, और आप यहां पे समझ पा रहे होंगे कि dh/dt की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? v के बराबर होगी। अगर कुछ स्टूडेंट्स यहां पे इस बात को लेकर के कंफ्यूज हैं कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा ये v और ये v कैसे आया, तो थोड़ी देर पेशेंस रखिए, मैं पहले इसको सॉल्व करता हूं और बाद में आपको उस चीज का एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब हम हैं तो फिर क्या गम है। लेट्स सी, देखिएगा पूरे सिस्टम पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं तो मुझे समझ में आ रहा है कि वर्क सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का इसी पे होगा, टेंशन का कोई भी वर्क नहीं है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से mgh इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम इस गिवन ब्लॉक की स्पीड जो है वो आप देख पा रहे होंगे वी आई कैप माइनस ऑफ वी जे कैप है। और अगर आपसे मैं बोलूं कि इसका मैग्नीट्यूड बताइए तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा भाई? √2v। क्लियर? तो √2v का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2v स्क्वायर। या आप ऐसे सिंपली लिख सकते हैं x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है सभी को? mm कैंसिल आउट हो गया भाई, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। gh, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये टर्म है v² बाई 2 और ये टर्म है v², तो
ये मेरे पास आ गया 3/2 v²। अब आपको बहुत जल्दी समझ में आ रहा होगा क्या करने वाला हूं, dh/dt 3/2 v² को जैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे क्या लिखेंगे, 2v इंटू dv/dt। अगेन वही सेम स्टेप तो थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था। dh/dt क्या है, वेलोसिटी, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, dv/dt। आपने इसकी वेलोसिटी को v बोला है और इसकी वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज क्या देगा, एक्सेलरेशन। सपोज मैं इसको b मान लेता हूं तो ये dv/dt को मैं बोलूंगा दिस इज अ एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक b। तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक b हमारे पास आ जाता है बेटा g/3। और वहीं आप a का एक्सेलरेशन लिखना चाहेंगे, a हम इसे बोल रहे हैं, क्लियर। तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं इस पे ये भी वेलोसिटी और ये भी वेलोसिटी है। तो बताइए इसको आप क्या लिखेंगे, यहां पर ये टर्म आपके सामने बनेगा g/3 i कैप माइनस ऑफ g/3 j कैप। देखिए कितना टाइम लग रहा है, एक ही इक्वेशन लिखनी पड़ रही है, बस उसको डिफरेंशिएट करना है और आप अपने आंसर्स तक पहुंच पा रहे हैं। क्लियर है ये बात। अब आता हूं कि मैंने यहां पर ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स हैं वो सेम क्यों लिए। देखो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये ब्लॉक बी और ए कांटेक्ट में है, तो वेज कंस्ट्रेंट अगर आपने पढ़ा है तो अलोंग द कॉमन नॉर्मल दोनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम। अब अगर मैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पर आता हूं, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से अगर मैं बी की बात करूं तो देखिए बी पे टेंशन इधर, एक टेंशन इधर, क्योंकि बी से पुली कनेक्टेड है। और अगर मैं ए की बात करूं, ए पे टेंशन इधर। अब आप यहां पर इस पूरे सिस्टम पर T.V कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। जब आप इसके लिए करेंगे तो आपको पता है इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v है, तो T.V करेंगे तो v के डायरेक्शन में टेंशन T, तो आप लिखेंगे T इंटू वी। ऑब्जर्व करिए इस पर, टेंशन के डायरेक्शन में मान लीजिए ये वाला कंपोनेंट Vy है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, माइनस T इंटू Vy, और इसको क्या करेंगे 0। तो देखिए यहां पर Vy कंपोनेंट किसके बराबर आ गया, v के बराबर आ गया। क्लियर है भाई। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अब आपको छुटकारा मिल गया है मल्टीपल इक्वेशंस लिखने से। चलिए आगे और भी बढ़ते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन, वेज कंस्ट्रेंट, मल्टीपल इक्वेशंस, आज देखिएगा। और अगर आप एरोडो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपने वहां पर भी ऐसे ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। देयर इज अ रॉड, ये जो रॉड है ना ये कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट क्या है इस रॉड के साथ कि ये सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस हो सकता है। ये वेज है, इसका एंगल ए थीटा है, इसका मास 2m, इसका मास m, कोई भी कहीं फ्रिक्शन नहीं है, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। तो अब होगा क्या कि जो रॉड है ये इस वेज को इस तरीके से पुश करेगा, मतलब हम ये कह सकते हैं इस वेज के ऊपर इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगाएगा, और इस नॉर्मल फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जिसको मैं nx बोल देता हूं, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैंसिल आउट करने के लिए और कोई है ही नहीं, ये सरफेस स्मूथ है, तो नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस वेज को इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि ये वेज इधर एक्सेलरेट करेगा और ये जो रॉड है वो इस तरीके से नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। और हमसे यहां पर रॉड और वेज का ही एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम से मान लीजिए कि ये रॉड जो है वर्टिकल डायरेक्शन में h डिस्प्लेस हुआ, ग्रेविटी का वर्क सिर्फ रॉड पे होगा। ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि टोटल वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ऑन अ होल सिस्टम विल बी 0। नॉर्मल का कोई भी वर्क नहीं होगा। तो जब मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का वर्क ही इन्वॉल्व होगा। सपोज मान लेते हैं कि जब ये h हाइट नीचे आया तो उस मोमेंट पर इसकी स्पीड क्या है v, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो है a, और उस मोमेंट पर इस वेज का जो एक्सेलरेशन है वो है सपोज a1। तो मैं आपसे सबसे पहले ये कहूंगा कि आप a और a1 में, और मान लेते हैं कि उस मोमेंट पर जो इसकी वेलोसिटी है वो है v1, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि वेलोसिटी v और v1 में आप रिलेशन फाइंड आउट कर लीजिए। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से, सॉरी नॉट अ स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, वेज कंस्ट्रेंट से। दो सरफेसेस अगर कांटेक्ट में हैं तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग दोनों का एक्सेलरेशन क्या होता है, सेम, या हम कह सकते हैं दोनों के वेलोसिटीज के कंपोनेंट कॉमन नॉर्मल के अलोंग क्या रहेंगे, सेम। तो देखिए रॉड की स्पीड आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में v मानी, वेज की स्पीड आपने इस डायरेक्शन में
V1 मान। आपको पता है ये एंगल थीटा दिया हुआ है, दिस एंगल इज थीटा, देन दिस इज थीटा, और ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेज और रॉड के वेलोसिटीज के कंपोनेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्लियर बात, बताइए। कॉमन नॉर्मल के अलोंग V1 का कंपोनेंट क्या आएगा, V1 का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा, देख करके लिखिए V1 sin थीटा। क्लियर। और V का कंपोनेंट नॉर्मल के अलोंग क्या आ रहा है भाई, V cos थीटा। चेक कर लीजिए, यहां से V1 की वैल्यू आ जाती है V cot थीटा। ये कंस्ट्रेंट है भाई, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। कंस्ट्रेंट रिलेशन तो आपको इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आना ही चाहिए। क्या यहां तक आपको समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या था, वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन अ होल सिस्टम। देखिएगा mgh, और कोई वर्क नहीं है पूरे सिस्टम पर, नॉर्मल का वर्क 0 बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ 2m इंटू V1 का स्क्वायर। लेकिन V1 की वैल्यू हमें पता है V cot थीटा है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, V स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा। अरे क्लियर है ना भाई, कैलकुलेशन चेक कर लो। पूरे सिस्टम पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए और अभी देखना आंसर निकालेंगे एक इक्वेशन लिख करके। हाँ देखो, ठीक है भाई। m वाले टर्म्स को कैंसिल आउट कर दें, ये लो कर दिया भाई। यहां पे g इंटू h, इन टर्म को देख लेते हैं भाई। यहां पर अगर मैं v स्क्वायर बाय 2 को कॉमन ले लूं तो अंदर मेरे सामने क्या बन रहा है, 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा। ये देखो चेक करो, सही लिखा है ना भाई। v स्क्वायर बाई 2 को कॉमन ले लिया तो अंदर आपके सामने ये टर्म बन गया। अब देखिएगा इसको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, dh बाई dt इज इक्वल टू v स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे। अब आप समझदार हैं, आप सीख चुके हैं, 2v इंटू dv बाई dt और डिनोमिनेटर में 2 था, इंटू 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा। ऑब्जर्व करिए, dh बाई dt और ये v कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये क्या लिखा हुआ है, dv बाई dt इज व्हाट, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ रॉड। क्योंकि आपने v किसका वेलोसिटी माना था, रॉड का, तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या देगा, एक्सेलरेशन ऑफ अ रॉड। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ अ रॉड की जो वैल्यू है वो हमारे सामने क्या आती है, g डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर ये आ चुका है तो हमारे पास वेज का एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, क्योंकि हमें वेलोसिटीज में रिलेशन पता है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेज का जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, a एक्सेलरेशन ऑफ अ रॉड इनटू कॉट थीटा, मतलब वेज का एक्सेलरेशन क्या लिखा जा सकता है, g कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा। क्या कहेंगे आप? जो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को एनएलएम से सॉल्व कर चुके हैं उन्हें पता होगा कि इसको सॉल्व करने के लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, कितनी इक्वेशंस बनानी पड़ती थी, फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करना होता था। और मैंने कई बार देखा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो कॉन्फिडेंस था ना, वो एक इंटरमीडिएट स्टेज पे जाकर के टूट ही जाता था। लेकिन आज बताओ तुम, इस मेथड को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारा इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस को डील करने के लिए जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ा या नहीं बढ़ा? आज क्या ये प्रोफाइल के क्वेश्चंस देखने के बाद क्या तुम्हारे मन में 1% भी ये डाउट आएगा क्या कि यार सॉल्व करूं या ना करूं? अप्रोच तो पता है, लेकिन यार क्या मेथड बहुत लेंदी है। नहीं है लेंदी, वर्क एनर्जी थ्योरम की ये ब्यूटी है भाई। वर्क एनर्जी थ्योरम से सिर्फ वेलोसिटी ही नहीं निकाली जा सकती, किसी अननोन फोर्स का वर्क ही नहीं निकाला जा सकता। इवन वर्क एनर्जी थ्योरम से हम इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, सिर्फ मैं पूरे सिस्टम पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूं और कंस्ट्रेंट रिलेशन का यूज कर रहा हूं। कंस्ट्रेंट रिलेशन डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, बिना कंस्ट्रेंट के आप अप्रोच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उनके वेलोसिटीज के बीच में रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो आप देख रहे हैं एक इक्वेशन, सट डिफरेंशिएट, और हम अपने आंसर तक पहुंच रहे हैं। अगर आप इस प्रोफाइल के 3 से 4 सवाल कर लेंगे ना, तो आपको इन स्टेप्स को करने में भी बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो बताइए आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में
कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के जो कमेंट्स है ना वही हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो राइज करते हैं या हमें मोटिवेट करते हैं कि इस तरीके के ऐसे टॉपिक्स जिनमें हम क्वेश्चंस को बहुत जल्दी एक यूनिक अप्रोच से सॉल्व कर सकें, ऐसे टॉपिक्स ज्यादा से ज्यादा आप स्टूडेंट्स के लिए अपलोड कर पाए। क्लियर है बात? देखना और भी बताऊंगा तरीके। अब बात करूंगा रोटेशनल मैकेनिक्स की, जहां पर कई सारे न्यूमेरिकल्स आपके सामने आते हैं और उनको सॉल्व करने के लिए आपको 4-4, 5-5 इक्वेशंस लिखनी पड़ती हैं, और आज सिर्फ एक इक्वेशन से आप अपने आंसर तक पहुंच रहे होंगे। लेट्स सी। हाँ, देखिए क्वेश्चन देख करके लग रहा होगा ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने डेफिनेटली सॉल्व किया। यस, किया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज जो आपकी पुली है ना ये एक इनर्शियल पुली है, मतलब देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द पुली। मतलब आज जब ये ब्लॉक्स मूव करेंगे, मतलब M2 इज ग्रेटर देन M1, मतलब आज जब ये ब्लॉक्स मूव करेंगे तो ये पुली भी घूमेगा। अगर आप रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ चुके हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये सवाल आपने नहीं सॉल्व किया। बहुत ही बेसिक सवाल है। जब भी हम इनर्शियल पुलीज को पढ़ते हैं ना तो सबसे पहला इलस्ट्रेशन जो क्लास में होता है ना वो यही होता है। याद करो जरा कितनी इक्वेशन बनती थी। आपको याद होगा अगर ये पुली इनर्शियल है, यहां फ्रिक्शन है, तो यहां पे टेंशन और यहां की टेंशन सेम नहीं होती थी। सिर्फ 2 इक्वेशन लिख करके काम नहीं बनता था, मुझे टॉर्क की भी इक्वेशन लिखनी पड़ती थी और फिर उनके बाद सॉल्व करना पड़ता था। लेकिन अब देखिएगा वर्क एनर्जी थ्योरम से क्विकली कितनी जल्दी हम इसके सही आंसर तक पहुंचेंगे। मान लीजिए ये h हाइट नीचे गया और ये h हाइट ऊपर गया। ऑब्वियस सी बात है, ये आपको समझ भी आ रहा होगा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से, ये h नीचे जाएगा, ये h ऊपर जाएगा, क्योंकि लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग चेंज नहीं होगी। पूरे सिस्टम पे लगा दो वर्क एनर्जी थ्योरम, सिर्फ ग्रेविटी का वर्क होगा। ग्रेविटी का वर्क क्या लिखूंगा? M2 GH माइनस M1 GH बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m। एक बात बताना, ये बात आपको समझ आ रही होगी, h हाइट नीचे मूव करने के बाद जब इसका स्पीड v होगा, क्या उस मोमेंट पे इसका स्पीड भी v होगा? क्लियर है? अच्छा एक और बात, पुली अगर घूम रहा है तो सपोज उस मोमेंट पर इसका एंगुलर स्पीड है ओमेगा, तो क्या अगर यहां स्लिपिंग नहीं हो रही है तो आप शायद समझ पा रहे होंगे ओमेगा की वैल्यू को मैं क्या लिख पाऊंगा? v/r। देखिएगा जब मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा ना तो काइनेटिक एनर्जी में यहां पे 3 चीजें हैं आपके पास। आपके सिस्टम के अंदर M1 भी है, M2 भी है और पुली भी है। तो जब आप काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो आप देखिएगा क्या लिखेंगे? हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। क्लियर है बात? प्लस हाफ पुली की काइनेटिक एनर्जी, पुली रोटेट कर रही है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, लेकिन ओमेगा की वैल्यू क्या लिख सकता हूं? V/r का होल स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल 0। ठीक, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर M2 माइनस M1 इंटू G इंटू H, यहां पर थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। V1 और V2 दोनों की वैल्यूज क्या होंगी? सेम होंगी, तो हम इसे V ही लिख देते हैं, है ना? ठीक है, यहां पे मैं अगर v²/2 को कॉमन लेता हूं, आपके पास अंदर टर्म के अंदर क्या क्या बचेगा जल्दी से बताइए? M1 प्लस M2 प्लस, और ये टर्म बनेगा आपके सामने I/r²। डिफरेंशिएट करिए, आंसर तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद आपको समझ आ रहा होगा, यहां टर्म लिखेंगे M2 माइनस M1 G इंटू dH/dt, बार बार वही सेम डिफरेंशिएशन बन रहा है, v²। अब तो याद ही हो गया होगा आपको, 2v इंटू dv/dt, और ये पूरा टर्म तुम्हारे सामने जनाब कांस्टेंट है। अरे कुछ चमक रहा है आप लोगों को? ऑब्जर्व करिए जरा, यहां पर dH/dt क्या है? v। ये v और ये v क्या हो गया? कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। व्हाट इज dv/dt? दिस इज एक्सेलरेशन। टर्म को डिवाइड करिए, एक्सेलरेशन मिल चुका है। M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस I/r² मल्टीप्लाइड बाय G। मुझे पता है कि कुछ स्टूडेंट्स को तो इसका आंसर भी याद होगा, काफी फेमस ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहा है। कितनी इक्वेशन बनानी पड़ रही? क्या आज आपको FBD ड्रॉ करना पड़ रहा है? क्या आज आपको टॉर्क एनालिसिस करनी पड़ रही है? क्या नहीं करनी पड़ रही ना भाई?
आज आपको सिर्फ और सिर्फ पूरे होल सिस्टम पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना पड़ रहा है। तो सोचिए, एनएलएम के क्वेश्चंस ही नहीं, इवन रिजिड बॉडी डायनामिक्स के ऐसे कई सारे सवाल। अभी आपके लिए होमवर्क है, अगर आपने रिजिड बॉडी डायनामिक्स पढ़ा है, रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ा है और वहां पे आपने इनर्शियल पुलिस के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, जहां पर आपको कई सारी इक्वेशंस बनानी पड़ी हो, एक बार आप सोचिए कि अगर आप अपना वे ऑफ थिंकिंग चेंज करें और वर्क एनर्जी थ्योरम से अप्रोच करें, तो आप क्या उन क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाएंगे कि नहीं। एक क्वेश्चन और लूंगा इस वीडियो में, देखिएगा, या दिस वन। मैं आपको बता दूं, ये भी काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहा है और इसे हम डिफरेंशियल पुली बोलते हैं। मैं स्पेशली उन्हीं स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को ले रहा हूं जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हम जनरली अपनी क्लास इलस्ट्रेशंस में लेते हैं और उनके ट्रेडिशनल मेथड्स बताते हैं, जिससे आप स्टेप बाय स्टेप सारे कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट कर पाए। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपको एक बार फंडा समझ में आ गया ना, तो फिर आपके लिए कोई बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है। लेट्स सी, देखिएगा, डिफरेंशियल पुली क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इस समय बोथ ऑफ द ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन सेम नहीं होंगे। ये जो ब्लॉक m मास का है वो r रेडियस पे कनेक्टेड है और जो b है वो 2r पे कनेक्टेड है। तो आज दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा, ये डिफरेंट होगा, इसलिए हम इसे डिफरेंशियल पुली भी बोलते हैं। और आपसे यहां एक्सेलरेशन पूछे जाते हैं। देखिए, मान लीजिए ये इस तरीके से घुमा और किसी मोमेंट पर इसकी स्पीड ओमेगा है। ये अगर h ऊपर गया तो ये वाला ब्लॉक 2h नीचे जाएगा। ये बात आपको समझ आई? कैसे? आप खुद सोचिए कि अगर ये थीटा घूमेगा तो यहां पे रोप कितनी रैप होगी? r थीटा, यस और नो? और अगर r थीटा रैप हुई तो उस r थीटा की वैल्यू h के बराबर होगी। और अगर मैं आपसे यहां पे पूछूं यहां पे रोप कितना एक्स्ट्रा ओपन हो जाएगा, तो ये रेडियस 2r है, तो 2r इंटू थीटा। तो आप समझ पा रहे हैं ये वाला ज्यादा आएगा 2 टाइम्स। तो ऑफ कोर्स अगर ये h ऊपर गया है तो ये 2h नीचे आएगा। ये कंस्ट्रेंट है, आप सिंपली समझ सकते हैं। ठीक है, बस खत्म हो चुका है। यहां पे सपोज मैं ये बोल देता हूं कि जो dh/dt है उसको अपन ने बोल दिया वेलोसिटी ऑफ एयर। क्लियर? पूरे सिस्टम पे लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वो h हाइट ऊपर गया है, वो 2h हाइट नीचे आया। जरा देखिएगा ध्यान से, वर्क एनर्जी थ्योरम mgh, उसके लिए क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, तो दोनों ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी इंक्लूड करेंगे, हाफ m v स्क्वायर। अगर मैं कहता हूं कि इसकी स्पीड v है, तो जनाब जरा ये बताओ क्या इसकी स्पीड में 2v लिख सकता हूं? क्योंकि जितनी देर में ये h हाइट चला है उतनी देर में ये 2h हाइट नीचे आया है। तो अगर इसकी स्पीड v बोल रहे हैं तो इसकी 2v बोल सकते हैं ना भाई? क्यों भाई, समझ आया ना? बताओ, हाफ mv स्क्वायर। आगे इसके लिए क्या लिखेंगे? हाफ m, m नहीं है भाई, चेंज कर लेना मास। m की वैल्यू क्या है? 2m इंटू 2v का होल स्क्वायर। क्या सिर्फ इतना ही आएगा? नहीं, एक और एडिशनल टर्म आएगा, हाफ i ऑफ दैट डिफरेंशियल पुली इंटू ओमेगा स्क्वायर। लेकिन आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे ओमेगा की वैल्यू v के टर्म्स में लिखी जा सकती है। यहां पर आपको पता, अगर ये ओमेगा है तो इस पॉइंट की जो स्पीड होगी वो r ओमेगा होगी, और r ओमेगा जो इस पॉइंट की स्पीड है, अगर स्लिपिंग नहीं हो रही तो ये v के बराबर होगा। तो ओमेगा की वैल्यू को मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? v बाय r। तो यहां पर हम v बाय r का होल स्क्वायर माइनस 0। अब दोबारा से मुझसे सॉल्व करवाओगे क्या? ऐसी कितनी इक्वेशन बार बार मैं सॉल्व कर चुका हूं भाई, पिछले 4 से 5 सवालों में मैंने यही तो किया है। क्या अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, डिफरेंशिएट कर लोगे? एक सवाल तो खुद से कर लो कि हर सवाल के फाइनल आंसर तक देख के ही जाओगे। तुम तो मुझे ये बताओ कि आज के वीडियो में क्या तुम्हें ये यूनिक अप्रोच समझ में आया? क्या आज के बाद अगर इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस तुम्हारे सामने आएंगे तो क्या आप एफबीडी ड्रॉ करने वाले हो क्या, या वर्क एनर्जी थ्योरम लगा करके एक सिंगल इक्वेशन लिख करके आंसर तक पहुंचोगे? तो इसी सीरीज में आज मैं एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द मैकेनिक्स, एंड दिस इज द रोटेशनल मैकेनिक्स, से आपके लिए ऑन द डिमांड ऑफ द ह्यूज ऑफ द स्टूडेंट्स
एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं। क्या है वो कॉन्सेप्ट, सुनिएगा जरा ध्यान से। मान लीजिए एक रिजिड बॉडी है और उस रिजिड बॉडी पर कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं। इट मे बी एक रिजिड बॉडी भी हो सकती है और इट मे बी अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। कोई भी एक सिस्टम है जिस पर सपोज n नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन उन सभी फोर्सेस का नेट समेशन 0 है। मतलब उस गिवन बॉडी पर नेट फोर्स 0 है। तो आपको पता है एक बात, उस केस में उन गिवन फोर्सेस का टॉर्क आप स्पेस में किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल लीजिएगा, हर पॉइंट के अबाउट सेम आएगा। मैंने क्या बोला, दोबारा से सुनिएगा कि अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 है, मतलब वो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो उस बॉडी पे लगने वाले सभी फोर्सेस का टॉर्क आप स्पेस में किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट के अबाउट निकाल लेना, सेम आएगा। मैं जानता हूं कि कई सारे स्टूडेंट्स के नोट्स में ये स्टेटमेंट तो लिखा होगा, लेकिन उन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि इस बात को हम कैसे प्रूव करते हैं। तो आज मैं इसी बात को इस वीडियो में प्रूव करने वाला हूं कि ऐसा क्यों। और आपको बता दूं कि अगर ये स्टेटमेंट आपको याद रहा ना, तो आगे जाकर के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में कई बार हमारे सामने इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस आते हैं जहां पे बॉडी पे फोर्स 0 होता है और हम टॉर्क कैलकुलेट कर रहे होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल या मैग्नेटिक डाइपोल। जो स्टूडेंट्स 12th क्लास में होंगे शायद मेरी बात से इस समय लिंक कर पा रहे होंगे, तो इसलिए भी ये टॉपिक हमारे लिए कुछ खास बन जाता है। तो चलिए देखिए, मान लीजिए सपोज ये मेरे पास एक रिजिड बॉडी है और इस पर यहां पे ये 3 फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन इन सभी फोर्सेस का जो नेट समेशन है वो क्या है, 0। मतलब मैं यहां पर बोल सकता हूं F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इज इक्वल टू नेट फोर्स 0 है। मतलब बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। या ऐसी बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो 0 होगा। अब मैंने यहां पे एक पॉइंट लिया O, ये O पॉइंट कहीं भी हो सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास ही हो, ठीक है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैंने पॉइंट O बॉडी के ऊपर ले लिया है तो सेंटर ऑफ मास ही होगा। नहीं, इट मे बी एनी पॉइंट, बॉडी के ऊपर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। तो मैंने यहां पे ये पॉइंट यहां कंसीडर किया। F1 जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसका पोजीशन वेक्टर R1, ये R2 और R3। ये आपको F1, F2 और F3 के रिस्पेक्टिव पोजीशंस वेक्टर दिए हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O। अगर मैं आपसे ये कहूं कि पॉइंट O के अबाउट आप टॉर्क बताइए, कैसे लिखेंगे? इंडिविजुअली हर फोर्स का टॉर्क निकालेंगे, R1 क्रॉस F1 प्लस R2 क्रॉस F2 प्लस R3 क्रॉस F3। यहां तक सही है। इंडिविजुअली सभी फोर्सेस का टॉर्क निकाला और सभी का वेक्टर समेशन कर दिया, क्लियर। अब मैं यहां पर स्पेस में एक पॉइंट लेता हूं O डैश। ये O डैश पॉइंट कहीं भी हो सकता है, क्लियर। अब मैं इस O डैश पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, तो आपको समझना होगा कि सपोज O डैश के रिस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन वेक्टर है इसे हम R1 डैश बोल देते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से इसे हम बोल देते हैं R2 डैश और इसे बोल देते हैं R3 डैश। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट O डैश के अबाउट टॉर्क लिखिए, तो आप क्या लिखने वाले हैं बताइए? O डैश के अबाउट R1 डैश क्रॉस F1 प्लस R2 डैश क्रॉस F2 प्लस R3 डैश क्रॉस F3। कोई समस्या? आपको पता है कि जब आप R क्रॉस F करते हैं तो R उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है जहां फोर्स लगता है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम टॉर्क निकाल रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि स्पेस में हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क की वैल्यू सेम आती है। अब आपको लग रहा होगा कि सर यहां तो सेम नहीं आ रही है, आपका स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अरे भाई थोड़ा सब्र रखो, अभी तो प्रूफ कर रहे हैं, अभी तो स्टेप नंबर 1 किया है। अब एक बात बताना, यहां पर मैं एक वेक्टर डिफाइन करने जा रहा हूं। वो वेक्टर क्या है? वो वेक्टर है ये वाला O डैश वेक्टर, ठीक। आप बताइए R1 डैश वेक्टर को, वेक्टर सभी को आता होगा, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन सभी को याद होगा, तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे R1 डैश वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं? O डैश O वेक्टर प्लस O R1 वेक्टर। क्या बोला? रिपीट कर रहा हूं,
R1 डेस वेक्टर को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, O डेस O वेक्टर प्लस R1 वेक्टर। और अब आप समझ पा रहे होंगे, इसी सेम एनालॉजी को फॉलो करते हुए मैं सिमिलरली R2 R3 वेक्टर्स को भी लिख सकता हूं। मतलब R2 डेस वेक्टर को अगर मैं लिखना चाहता हूं तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे ये जो वेक्टर है ये किसके बराबर होगा, दिस वेक्टर O डेस O वेक्टर प्लस R2 वेक्टर। तो अब आप जरा देखिएगा, मैं यहां पे R1 R2 डेस और R3 डेस वेक्टर की वैल्यू इनके टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं। टॉर्क देखिएगा, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या लिखूंगा, O डेस O प्लस R1 क्रॉस F1। आगे आप लोग समझदार हैं, लिख देता हूं जल्दी से। अगला R2 डेस की जगह क्या लिखेंगे, O डेस O वेक्टर प्लस R2 वेक्टर क्रॉस F2। कुछ स्टूडेंट्स को शायद चमक भी गया होगा, करिए करिए, खुद से ट्राई करिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आगे खुद से ट्राई करिए, मैंने हिंट दे दिए। R3 डेस वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, O डेस O वेक्टर प्लस R3 वेक्टर क्रॉस F3। किसी को कोई समस्या? अब देखिए, जब आप यहां पे इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे हर टर्म में O डेस O वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर, O डेस O वेक्टर क्रॉस F2, O डेस O क्रॉस F3, ये हर किसी में आने वाला है। तो यहां पर अपन ने इस वेक्टर को कॉमन ले लिया, क्रॉस अंदर क्या लिख दिया, F1 प्लस F2 प्लस F3। कोई समस्या? इसी को एक्सपेंड कर रहा हूं और ये वाले टर्म भी आएंगे एडिशनली, R1 क्रॉस F1 प्लस R2 क्रॉस F2 प्लस R3 क्रॉस F3। देखिए ध्यान से क्या किया, एक्सपैंड करके लिख दिया। अभी भी नहीं चमका क्या भाई, प्रूफ हो चुका है। अरे ध्यान से देखो यार, ये क्या लिखा हुआ है, F1 प्लस F2 प्लस F3, नेट समेशन तो 0 है, यही तो कंडीशन थी। तो यहां पर ये टर्म कर दिया 0। और जनाब ये क्या लिखा हुआ है, ऑब्जर्व करो, दिस इज अ टॉर्क अबाउट द पॉइंट O। तो देखिए टॉर्क अबाउट O डेस की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गया, टॉर्क अबाउट द पॉइंट O। क्या O डेस कोई स्पेसिफिक पॉइंट था, इट वॉज अ जनरल पॉइंट इन अ स्पेस। देखिए मैंने एक पॉइंट बॉडी के ऊपर लिया इसलिए जानबूझ करके, और एक पॉइंट बॉडी के बाहर लिया, और मैंने आपको ये प्रूफ कर दिया। तो ये है इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा कि अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 है, क्या बोला, नेट फोर्स 0 है, तो स्पेस में हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क की वैल्यू सेम आएगी। मतलब मैं आपसे यह कह सकता हूं कि आप किसी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लीजिए, वही टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट आएगा अगर नेट फोर्स 0 होगा। क्लियर है बात? अब पता है इस चीज का कई बार यूज किया जाता है, हमें पता ही नहीं चलता, हम हमेशा सोचते रहते हैं कि यार ये टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट सेम क्यों बोल रहे हैं, ये तो इवन बता ही नहीं रहे कि इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं। देखिएगा क्या कहना चाह रहा हूं, आप कई बार ऐसा देखेंगे, चेहरे पे स्माइल आ रही होगी फोर्स कपल देख करके। फोर्स कपल का मतलब क्या है, फोर्स कपल का मतलब है टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैव अ डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। मतलब मैंने क्या बोला, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने यहां पे एक रॉड लेता हूं, ठीक, इस रॉड पर सपोज एक फोर्स मैंने F इधर लगा दिया और एक फोर्स F इधर लगा दिया, मैं इसे फोर्स कपल कह सकता हूं। आप देख पा रहे हैं कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस और साथ ही साथ हैव अ डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। इसका लाइन ऑफ एक्शन ये, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये। एक बात बताना, इन फोर्स कपल का नेट फोर्स क्या है, 0। जब भी किसी भी बॉडी पे फोर्स कपल लगेगा तो इक्वल एंड अपोजिट लगेगा, तो नेट फोर्स क्या आएगा, 0। तो पता है इन गिवन फोर्सेस का टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट सेम आएगा। यही कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं कहां पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल में। इलेक्ट्रिक डाइपोल कनेक्ट करिए जरा, थोड़ा सा सोचिए, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्सेस लगाता है वो इक्वल एंड अपोजिट लगाता है, तो उनका टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट सेम होता है। याद कराना चाहूंगा आपको, सपोज दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इस पे इधर लगेगा क्यू, इसका फोर्स इधर लगेगा क्यू। आपको अगर एक्सप्रेशन याद हो तो जब हम टॉर्क लिखा करते थे
टॉर्क ऑफ दैट फोर्स कपल, तो हम यहां पे इस टॉर्क की वैल्यू को क्या लिखते थे, याद करो, P क्रॉस E। तो कभी भी हम ये नहीं बताते थे ये टॉर्क किसके अबाउट है, बताने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये टॉर्क इन जो फोर्सेस का है, ये फोर्सेस फोर्स कपल है, और इन फोर्स कपल का टॉर्क स्पेस में हर पॉइंट के अबाउट क्या आएगा, सेम ही आएगा। मतलब जब आप P क्रॉस E टॉर्क लिख रहे हैं तो ये सवाल आपको पूछना ही नहीं चाहिए था कि ये टॉर्क किसके अबाउट है, हर पॉइंट के अबाउट सेम है भाई। अरे देख लो यार, एक बात बताना, अगर मैं यहां पे टॉर्क सेंटर के अबाउट निकालूंगा तो आप कैसे लिखेंगे, ये L/2 और ये L/2 सपोज, तो आप ऑब्जर्व करिए F का टॉर्क क्या लिखेंगे, F इंटू L/2। इस फोर्स और ये फोर्स, इन दोनों फोर्स कपल का जो टॉर्क है उसका सेंस सेम आएगा। ये भी इस रॉड को क्लॉकवाइज सेंस में घुमा रहा है और ये भी क्लॉकवाइज सेंस में घुमाने की टेंडेंसी रखता है अबाउट द पॉइंट हो, तो दूसरे वाले का भी यही टॉर्क आएगा। पता नहीं वैल्यू कितनी आई FL, ये इसके अबाउट निकाला, इसके अबाउट निकाल लो O डैश, ये था टॉर्क अबाउट O डैश के अबाउट बताओ, O डैश के अबाउट क्या लिखोगे, F का टॉर्क 0, लेकिन इसका टॉर्क क्या आएगा, F इंटू L। जनाब आज के बाद आप फोर्स कपल का टॉर्क डायरेक्टली लिख सकते हैं, पता कैसे, एक फोर्स लिखें और उन फोर्सेस के बीच का गैप क्या है उससे मल्टीप्लाई कर दे, टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। देख लीजिए क्या बोला मैंने, एक F ऊपर एक F नीचे, इन फोर्सेस के बीच का एक गैप कितना है, L। आज इंडिविजुअली हर फोर्स का टॉर्क नहीं निकालना है, आप डायरेक्टली लिखेंगे कोई भी एक फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द सेपरेशन बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन। क्लियर है आपको? आई होप कि इस वीडियो से आपका दिमाग थोड़ा सा खुला होगा और कई सारे सवाल जो कहीं ना कहीं आपके जहन में छिपे हुए थे, उन सवालों का आपको जवाब मिला होगा। कॉन्सेप्चुअल वीडियो सीरीज में आज मैं सेंटर ऑफ मास चैप्टर से एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका वेटेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा होता है, एंड दैट इज व्हाट, कोलिजन। मैं यहां पर इस वीडियो में कोलिजन के बारे में कोई ब्रीफ डिस्क्राइब नहीं करने वाला। मैं जानता हूं कि जो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को पढ़ चुके होंगे डेफिनेटली उन्हें कोलिजन का आइडिया पक्का होगा। मैं यहां पर इस वीडियो में आपको कोलिजन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का एक यूनिक या आप बोल सकते हैं डिफरेंट अप्रोच बताने वाला हूं। और मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है कि अगर कोलिजन के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आपको x टाइम लगता था ना, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद वो जो आपका टाइम है ना, वो 50% रिड्यूस होने वाला है। मतलब आज के बाद वो जो टाइम है वो आपको x/2 लगेगा। अब आपको लग रहा होगा ये मैंने क्या बोल दिया, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर सच में आपका टाइम 50% रिड्यूस हो गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक नॉर्मल सा सिचुएशन आपके सामने रखता हूं, देखिएगा क्या है। इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो सबसे पहले वो ट्रेडिशनल मेथड जो आप लोगों ने फॉलो किए हैं, मैं उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और उसके बाद फिर मैं आपको डिफरेंट अप्रोच बताऊंगा। जैसे कि देयर इज अ ब्लॉक जो कि यहां v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और यहां पे एक अनदर बॉडी है 2m जो कि इनिशियली रेस्ट पर है। इन दो बॉडीज में कोलिजन हुआ, और कोलिजन यहां पे एक इनइलास्टिक कोलिजन है, और आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है। और आपसे ये सवाल पूछा जाए कि बताइए कि जस्ट आफ्टर द कोलिजन m और 2m की वेलोसिटीज क्या होंगी। क्या आप लोग जल्दी से बताइए, क्या इस प्रोफाइल के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर चुके हैं? दिस इज अ बॉडी A एंड दिस इज बॉडी B। मतलब आपको यहाँ पे v1 डैश और v2 डैश की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो बताइए पहला अप्रोच क्या होता था, आप इन क्वेश्चंस में बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन मोमेंटम कंजर्व करते थे, वहां से आपकी इक्वेशन नंबर 1 बनती थी। तो मैं यहाँ पे अगर पहली इक्वेशन लिखूंगा तो मोमेंटम कंजर्वेशन mv0 बॉडी A का, बॉडी B का क्या लिखेंगे 0 इंटू m मल्टीप्लाइड बाय v1 डैश प्लस 2m मल्टीप्लाइड बाय v2 डैश। तो यहां से ये आपके पास इक्वेशन आता है v0 इज इक्वल टू v1 डैश प्लस 2v2 डैश। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। दिस इज अ मोमेंटम कंजर्वेशन। ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि हम यहां मोमेंटम कंजर्व क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर मैं बॉडी A प्लस बॉडी B को कंबाइंड एक सिस्टम कंसिडर करूं तो इस पूरे गिवन सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इज इट क्लियर?
तो पहली इक्वेशन, लेकिन आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं अननोन कितने हैं आपके पास, 2। तो बताइए दूसरी इक्वेशन कहां से आती है? अगर आप कोलिजन पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा। दूसरी इक्वेशन हमें मिलती है E से। हमें E का वैल्यू यहां पे 1/2 दिया हुआ है और हम जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू को किसके बराबर कर सकते हैं? द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आप क्या लिखेंगे? v2 डैश माइनस v1 डैश डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये वैल्यू क्या लिखेंगे आप? v0। तो यहां से आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे आपके पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगा v0 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ v2 डैश माइनस v1 डैश। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब आप समझ पा रहे हैं कि आपकी यहां पर 2 इक्वेशंस बन चुकी हैं। इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके हम यहां पे v1 और v2 डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 में से आप इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करने पे सॉल्व कर रहा हूं, ये कितना आ गया? 0 और ये 0 हो गया और यहां पर ये वैल्यूज आपके पास आ गई 3v1 डैश। तो यहां से v1 डैश की वैल्यू 0 आ गई और अगर हम v1 डैश की वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो v2 डैश की वैल्यू हमारे पास आती है v0/2। मतलब जस्ट आफ्टर द कोलिजन इस ब्लॉक की वेलोसिटी 0 हो चुकी है, ये रेस्ट पे आ गया है और ये 2m मास वाला जो ब्लॉक है वो v0/2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अभी तक इस वीडियो में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया जो आपको ना पता हो। ये है एक नॉर्मल मेथड या हम कह सकते हैं एक ट्रेडिशनल मेथड जिसको हम यूज करके कोलिजन्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। अब मैं आता हूं अपने मेथड पर। आपने यहां पे ऑब्जर्व किया कि आपको 2 इक्वेशंस बनानी पड़ रही है, लेकिन अब मैं आपको ऐसा मेथड बताने वाला हूं जिस मेथड को सीखने के बाद आपको ये 2 इक्वेशंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनिएगा, मैं यहां पे कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं आपके सामने, उसका प्रूफ मैं वीडियो के एंड में दूंगा। उन फॉर्मूलों को कैसे यूज करना है पहले हम वो देखेंगे। जब भी आपके सामने हेड ऑन कोलिजन होता है तो जस्ट आफ्टर द कोलिजन बॉडी 1 का फाइनल वेलोसिटी जो है उसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 1 + e मल्टीप्लाइड बाय VCOM माइनस e टाइम्स ऑफ v1। और जनाब इसी तरीके से आप v2 डैश लिख सकते हैं 1 + e इंटू VCOM माइनस e मल्टीप्लाइड बाय v2। VCOM क्या है? दिस इज अ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहां पे ये जितने भी टर्म्स लिखे हुए हैं ये सारे टर्म वेलोसिटीज हैं, तो आप यहां पे वेक्टर साइन लगा लीजिएगा भाई। यहां पर अगर आप बॉडी 1 का फाइनल वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। v1 क्या है? जस्ट बिफोर द कोलिजन जो वेलोसिटी थी। यहां पे सिमिलरली बॉडी 2 का अगर आप वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका प्रूफ एंड में दूंगा। अगर आप ये 2 फॉर्मूले याद कर लेते हैं, 2 फॉर्मूले हैं नहीं वैसे, एक ही फॉर्मूला है जनाब। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो बाय डिफॉल्ट आपको ये भी फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं आपको 2 इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये फॉर्मूला याद होता तो मुझे ये अप्रोच नहीं लगाना पड़ता। मैं क्या कैलकुलेट करता? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बताइए किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? आई होप कि आपको पता होगा किस तरीके से लिखेंगे। द m इंटू v0 प्लस 2m इंटू 0 डिवाइडेड बाय द टोटल मास 3m और ये वैल्यू आती है v0/3। हमारे पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ चुका है। अब देखिएगा बस आपको उस गिवन एक्सप्रेशन के अंदर इन वैल्यूज को क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है। अगर मैं यहां पर v1 डैश कैलकुलेट करना चाह रहा हूं 1 + e, e का वैल्यू 1/2 है तो 1 + 1/2 मल्टीप्लाइड बाय v0/3 माइनस e इज 1/2 इंटू v1 और v1 इनिशियल वेलोसिटी क्या था बॉडी 1 का? v0। देखिए वैल्यू क्या आ गई? 0। सिमिलरली अगर आप v2 डैश कैलकुलेट करेंगे तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे इन दोनों में पहला टर्म तो एज इट इज सेम ही है, तो पहला टर्म तो वही रहेगा 1 + 1/2 टाइम्स ऑफ v0/3, यस और नो, माइनस 1/2 इंटू v2 है सेकेंड बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी और आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं इनिशियली ये क्या था? रेस्ट पे था। तो यहां पर इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू आपके सामने क्या आ रही है? v0/2। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए मैं आपको यहां पे स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। लेकिन एक बात बताइए, अगर आपको ये 2 फॉर्मूले याद हो गए तो क्या आपको इस तरीके से 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी क्या?
आपको सिर्फ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना होगा, और अगर आप वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लिए, जो कि बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, तो जस्ट आपको वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके आप अपने फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। कैसा लगा ये मेथड? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब सवाल ये है कि सर ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कौन सी वाली है, बिफोर द कोलिजन या आफ्टर द कोलिजन? क्या ये क्वेश्चन आपके जहन में चल रहा है क्या? तो जनाब मैं आपको बता दूं, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं होगा। बिफोर और आफ्टर द कोलिजन सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी तो क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि इस पूरे सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और जब एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है तो सेंटर ऑफ मास का मोशन अफेक्ट नहीं होगा। क्लियर है बात? चलिए और भी यहां पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब आप अपना ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करिएगा और मैं ये मेथड फॉलो करूंगा, और देखते हैं कि कौन जल्दी आंसर यहां कैलकुलेट करने वाला है। सो ऑल ऑफ यू आर रेडी? ओके। यस, देखिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, दो बॉडीज, बॉडी ए एंड बॉडी बी। यहां पर एक कोलिजन इलास्टिक है क्योंकि ई का वैल्यू आपको 1 दिया हुआ है, और क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि जस्ट आफ्टर द कोलिजन व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी। आपका टाइम स्टार्ट और मेरा भी स्टार्ट। मैं क्या करता हूं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालूंगा। क्या लिखूंगा? द 2 into 4 प्लस 1 into 2, दिस इज -2 डिवाइडेड बाय 3। तो यहां से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आती है 2 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सप्रेशन में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1 प्लस ई, दिस इज 2 into VCM माइनस ई इंटू 4, यह आया 0। V2 डैश आएगा 2 into 2 माइनस ई मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ 2, तो ये वैल्यू आती है 6। मेरा आंसर आ चुका है। आई होप कि आप लोगों का भी आंसर आ गया हो। कैसा लगा ये मेथड? आप यहां पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जस्ट आफ्टर द कोलिजन जो ये बॉडी 1 है, इसकी वेलोसिटी v1 डैश और इसकी वेलोसिटी v2 डैश, इसकी वेलोसिटी आ चुकी है 0, और जस्ट आफ्टर द कोलिजन इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी आ चुकी है? 6 मीटर पर सेकेंड। यहां पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे बॉडी बी जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मैंने राइटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर किया, इसलिए जब मैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर रहा हूं तो मास इंटू वेलोसिटी प्लस मास इंटू वेलोसिटी। लेकिन बॉडी 2 का जब हम वेलोसिटी लिखेंगे तो वो लिखेंगे -2। जल्दबाजी में कॉन्सेप्ट पता होने के बाद भी यही कैलकुलेशन एरर हो सकता है कि हम जब यहां वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो वैल्यूज विद प्रॉपर साइन ना रखें। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहां -2 क्यों पुट किया। और उसके बाद अगर वो फॉर्मूला याद है तो आप समझ पा रहे होंगे 1 प्लस ई का वैल्यू 1, क्योंकि कोलिजन क्या है? इलास्टिक। तो 2 into VCM माइनस ई टाइम्स। क्लियर है? समझ में आया? मतलब आज के बाद कोलिजन के सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको मोमेंटम कंजर्वेशन और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ क्या फाइंड करना होगा? VCOM फाइंड आउट करना होगा। पता है ये वाला मेथड हमारे लिए तब और ज्यादा यूजफुल हो जाता है जब किसी एक गिवन प्रोसेस में जो नंबर ऑफ कोलिजन है वो कई सारे हो रहे हो। ऐसे प्रॉब्लम आई होप कि आप लोगों ने कई बार डील भी किए होंगे। जैसा कि देखिएगा एक क्वेश्चन आपके सामने, देखिए यहां पे बॉडी ए जिसका मास 1 kg है 9 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, और बॉडी बी और सी रेस्ट पर है। बॉडी बी का मास 2 kg है और सी का मास है 1 kg। क्लियर है? क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि ऑल कोलिजन्स आर इलास्टिक। यहां पर इतना तो समझ में आ रहा है कि मोर देन 1 कोलिजन होने वाले हैं और इन प्रॉब्लम्स को हमें डील करना है। बताइए कैसे डील करें? देखिएगा मैंने अभी आपको जो मेथड बताया वो मेथड वैलिड है फॉर द कोलिजन ऑफ 2 बॉडीज। जैसे कि आप यहां पे ऑब्जर्व करिए कि सबसे पहले ए का कोलिजन किसके साथ होगा? बी के साथ होगा। तो अभी आप अपने सिस्टम के अंदर सिर्फ ए और बी को ही कंसिडर करेंगे, आप सी की चर्चा करेंगे ही नहीं। मतलब एट अ सिंगल टाइम आप सिर्फ और सिर्फ 2 बॉडीज को ही कंसिडर करेंगे जिनके बीच में कोलिजन होने वाला है। तो मैं ये कहूंगा कि इनिशियली मेरा जो सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर बॉडी ए है जिसका मास है 1 kg और एक बॉडी 2 है जिसका मास है 2 kg। ये 9 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और ये क्या है? रेस्ट में। मैं जस्ट आफ्टर द कोलिजन इन दोनों की वेलोसिटीज निकालना चाहता हूं। सपोज ये है v1 डैश और 2 kg जो है वो क्या है? v2 डैश। मैं जानता हूं कि कई सारे स्टूडेंट्स आंसर निकाल भी चुके होंगे कि जस्ट आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी क्या आने वाली है, क्योंकि आपको क्या कैलकुलेट करना होगा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास।
अभी आपके सिस्टम के अंदर सिर्फ ए और बी है, तो आप क्या लिखेंगे, देखिए 1 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाय द टोटल मास, एंड द टोटल मास इज 3, तो 9/3, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आता है 3 मीटर पर सेकेंड। अब मैं यहाँ पे v1 डैश कैलकुलेट करने जा रहा हूं। ऑल कोलिजन्स आर इलास्टिक, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है। तो E का वैल्यू क्या हो गया 1, तो आप क्या लिखेंगे, द 2 मल्टीप्लाइड बाय VCOM, इसको मैं लिखूंगा 3 माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 9, तो ये वैल्यू आती है -3 मीटर पर सेकेंड। और इसी तरीके से सिमिलरली दूसरा टर्म अगर हम कैलकुलेट करें -0, तो ये आता है हमारे सामने 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब पहले कोलिजन के बाद जो 1 kg वाला ब्लॉक है, मतलब ए ब्लॉक, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, क्योंकि आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं इसकी वेलोसिटी में नेगेटिव साइन आ रहा है, और नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो वेलोसिटी है वो पीछे की तरफ होगी 3 मीटर पर सेकेंड, यस और नो। और ये वाला ब्लॉक जनाब आगे जा रहा होगा 6 मीटर पर सेकेंड से। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़िए, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर ऑल पॉसिबल कोलिजन्स। अभी तो आपने बॉडी ए और बॉडी बी में कोलिजन कराया है, अब आप ऑब्जर्व करिए, बॉडी ए इधर जा रहा है, बॉडी बी आगे बढ़ रहा है। अब अगेन बॉडी बी का बॉडी सी से कोलिजन होगा, अब आपका सिस्टम अगेन चेंज हो जाएगा। इस समय इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय आपके सिस्टम के अंदर ए प्लस बी था, तो अब आपका सिस्टम चेंज होने वाला है। अब आपके सिस्टम के अंदर कौन होगा, बी प्लस सी होगा। सिचुएशन क्या है, ये रहा 2 kg, कितने से मूव कर रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड से। 1 kg जनाब आराम फरमा रहे हैं, ये है बी, ये है सी। यहां पे ब्लंडर कर देते हैं लोग, क्या पता है कि सर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो हमें ऑलरेडी पता ही है, तो अब कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। बी केयरफुल, आपका सिस्टम चेंज हो गया, और अगर सिस्टम चेंज हो गया तो इस नए सिस्टम की आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालनी होगी। इस नए सिस्टम के अंदर ये दो बॉडीज हैं, बी और सी। ये जो आपने वेलोसिटी निकाली थी, ये उस सिस्टम की निकाली थी जिसके अंदर ए प्लस बी था। ये एक गलती है जो कि जनरली कुछ स्टूडेंट से हो जाती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप लोगों से नहीं होने वाली। सिस्टम बदल गया तो नए सिस्टम की आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी निकालना होगा। तो जल्दी से बताइए, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास नए सिस्टम का आप क्या लिखेंगे, 2 into 6 plus 1 into 0 and divided by the total mass, and that is what, 3। तो 12 divided by 3, नए सिस्टम की वेलोसिटी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए कि जब बी और सी में कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के बाद, कोलिजन इलास्टिक है, बी बॉडी की जो वेलोसिटी है उसे अपन लोगों ने यहां मान लिया v1 डैश, या डबल डैश कर देते हैं, और जो 1 kg है उसकी वेलोसिटी को बोल दिया v2 डबल डैश। क्या हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, जल्दी से देखिएगा। v1 डबल डैश की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, 2 1 प्लस सी 2 इंटू VCM, दैट इज व्हाट 4 माइनस 1 इंटू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बेटा 6, तो 8 माइनस 6, ये वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास 2। सिमिलरली v2 डबल डैश की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो 2 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 0, ये वैल्यू आपके पास आ जाती है 8। तो यहां पर बी और सी के बीच में जब कोलिजन हुआ उसके बाद मेरे पास वेलोसिटीज आ चुकी है। मैं आपसे कहूंगा कि ये जो सिनेरियो है इसको एक बार दोबारा से ड्रॉ करें कि क्या हुआ है। ए कोलिजन के बाद इस डायरेक्शन में जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। बी कोलिजन के बाद आगे की तरफ बढ़ रहा है, कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड से। सी आगे की तरफ बढ़ रहा है, कितने से, 8 मीटर पर सेकेंड से। क्या यही सिनेरियो है? अब जरा देखिए, क्या और भी फर्दर कोलिजन्स होंगे क्या ए और बी के बीच में कोलिजन होगा? पॉसिबिलिटी ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देख पा रहे हैं ए इस डायरेक्शन में जा रहा है और बी इस डायरेक्शन में जा रहा है, बोथ ऑफ देम आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। बहुत बढ़िया। अब ए और बी में कोलिजन नहीं होगा। क्या बी और सी में होगा? नहीं होगा। आज आपकी किस्मत अच्छी है, आज आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही कोलिजन्स हो रहे हैं। पहला कोलिजन ए और बी के बीच में, और दूसरा जो कोलिजन हुआ है वो बी और सी के बीच में। अब अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपका जो फाइनल आंसर निकल करके आया है ये सही है या गलत है, तो देखिए क्रॉस चेक करने का मेथड बता देता हूं। क्योंकि इन क्वेश्चंस में जनरली क्या होता है कि इतनी कैलकुलेशंस होती हैं तो हमसे कैलकुलेशन एरर हो जाता है। तो जैसे कि देखिएगा, इनिशियल मोमेंटम क्या था, 9। पूरे सिस्टम का फाइनल मोमेंटम भी 9 होना चाहिए। एक बार आप चेक करिए, क्या फाइनल मोमेंटम भी उतना ही आ रहा है? बॉडी सी 1 kg 8, यस और नो? ये 12, क्योंकि सॉरी 12 नहीं होगा, 2 kg का है, तो 2 इंटू 2 4। तो देखिए इसका मोमेंटम 8, इसका मोमेंटम 4, इसका मोमेंटम 3,
तीनों को ऐड करिए, अगर 9 आ रहा है तो आपका आंसर सही है। चेक करके देख लीजिए, 8 + 4 - 3, क्या आपका आंसर 9 आ रहा है? इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर है। इसका मतलब है कि हमने कहीं भी कोई भी कैलकुलेशन एरर नहीं किया है। क्लियर? तो देखिए, इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस को अगर आप नॉर्मल मेथड से सॉल्व करते तो आप सोचिए कि आपको कितनी बार इक्वेशंस लिखनी पड़ती। लेकिन यहां पर आपको बस हर बार एक बार वीसीएम कैलकुलेट करना है और उस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और आप अपने सही आंसर तक पहुंच पा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? मैंने आपसे शुरुआत में एक स्टेटमेंट बोला था कि आपका जो टाइम है ना वो x/2 रिड्यूस हो जाएगा। क्या सच में ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। चलिए अब मैं आता हूं यहां पर इसके मैथमेटिकल प्रूफ पर कि सर बॉडी 1 का फाइनल वेलोसिटी आपने क्यों 1 + e इंटू VCM - e टाइम्स ऑफ V1 लिखा। इसका आपको मैं अब देने जा रहा हूं क्या प्रूफ, देखिएगा। मान लीजिए ये बॉडी 1 ये V1 वेलोसिटी से जा रहा है, ये बॉडी 2 V2 वेलोसिटी से जा रहा है। क्लियर है? मैं इस कोलिजन को सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से ऑब्जर्व करना चाहता हूं। किस फ्रेम से? सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से। आपको याद होगा कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, हमारे लिए सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्यों इंपॉर्टेंट है, वो अब आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बैठ गया, मान लीजिए ये रहा मेरा COM फ्रेम, तो आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में टोटल मोमेंटम पूरे सिस्टम का क्या होता है? 0। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में मैं कहूंगा कि जो बॉडी 1 है, अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VC है तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बॉडी 1 का जो वेलोसिटी है वो क्या होगा? V1 - VC। और जो बॉडी 2 है उसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगा V2 - VC। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी किस तरीके से लिखा है। जब भी हम किसी के फ्रेम में जाते हैं तो उसकी वेलोसिटी को रिवर्स करके ऐड कर देते हैं। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आगे की तरफ है, उसको पलट के ऐड किया, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में V1 - VC और इसकी वेलोसिटी V2 - VC। अगर इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी V2 - VC है तो मैं कह सकता हूं कि इस डायरेक्शन में माइनस साइन को अगर उल्टा कर दूं तो मैं बोल सकता हूं ये वेलोसिटी होगी VC - V2। ये है बिफोर द कोलिजन की कहानी। कौन सी कहानी है? बिफोर द कोलिजन। आप शायद ये बात समझ पा रहे होंगे कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में द टोटल मोमेंटम पूरे सिस्टम का 0 होता है, और अगर टोटल मोमेंटम 0 होता है तो मैं ये कह सकता हूं कि बॉडी 1 और बॉडी 2 का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम होगा। जो बॉडी 1 का मैग्नीट्यूड होगा वही बॉडी 2 का होगा। इज इट क्लियर? अब देखिए आफ्टर द कोलिजन, ये है बिफोर कोलिजन, अब मैं बात करने जा रहा हूं आफ्टर कोलिजन। मान लीजिए कोलिजन है जिसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है? E। आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो E टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है। सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या था? V1 - VC। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा वो होगा E टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यस और नो? सिमिलरली उसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इसका ये था, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो होगा वो क्या होगा? E टाइम्स ऑफ VC - V2। ये मैंने जो वेलोसिटीज निकाली हैं ये सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में निकाली, लेकिन अगर आप ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी लिखना चाहते हैं, अगर आप इसकी वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में लिखना चाहते हैं तो ऐसे कैसे लिखेंगे? आपको ये पता है कि ग्राउंड फ्रेम में लिखने का तरीका क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ 2 इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। आपको सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में वेलोसिटी पता चल चुकी है, जो कि आपने कितना लिखा? E VC - V2 प्लस VC, and this is what? The velocity of center of mass. जनाब प्रूफ कर चुके हैं आप। हाँ जरा देखिए, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई तो करिए। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे यहां पर अगर मैं VC को कॉमन लेता हूं तो ये बनेगा E + 1 इंटू VC - E टाइम्स ऑफ V2, और ग्राउंड फ्रेम में जो वेलोसिटी है वही थी आपकी V2 डैश। समझ में आया कि नहीं आया? दैट वाज द प्रूफ। ठीक है, रिजल्ट याद रखिए, मतलब रिजल्ट मतलब फॉर्मूला याद रखिए और कोलिजन के क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करिए।
तो जिस तरीके से मैंने v2 डैश की वैल्यू लिखी है, सिमिलरली आप इसी तरीके से v1 डैश की वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो आज के बाद जब भी कोलिजन के प्रॉब्लम्स आपके सामने आए, चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इन इलास्टिक कोलिजन हो, अगर वो कोलिजन आपके सामने हेड ऑन कोलिजन है तो आपको मोमेंटम कंजर्वेशन या ई की इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालिए और आप अपने सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। ओके, क्लियर? थैंक यू सो मच।